घर में घुसते ही आकाश ने हमेशा की तरह अम्मा और भाभी को बरामदे में बैठे इंतजार करते पाया। पैर छूते ही उन्होंने झोली भर आशीर्वाद थमा दिए थे। खूब आगे बढ़ो, खूब कमाओ, खूब सुखी रहो, कभी कोई दुख ना आए। दुख का नाम लेते ही साड़ी के पल्ले से अपनी आंख पोंछते हुए अम्मा ने उस दुख की भूमिका बनाई जो वो बताने वाली थी। बेटा, दिनेश घर छोड़कर चला गया। मातम फैल गया है शादी वाले घर में। पड़ोसी के घर की ओर देखते हुए अम्मा की आंखों से सच में आंसू बह निकले थे। आकाश ने बात को समझने की चेष्टा की। मतलब, कहाँ चला गया दिनेश? धोखे से शादी करा दी गई उसकी। लड़की का बायां हाथ एकदम बेकार है, ऐसा समझ लो। बस शरीर से लगा है, इतना, बस इतना ही उठता है। भाभी ने जिस तरह से नकल करके लड़की के बारे में बताया, आकाश को भाभी के शब्दों से घिन आ गई। वो कैसे किसी के बारे में इतना असंवेदनशील होकर बोल सकती थी? किसी जीते जागते इंसान की अपंगता बता रही थी या किसी खिलौने के डिफेक्ट? तो इस बात पर दिनेश चला गया, मतलब अपनी वाइफ को यहीं छोड़कर चला गया। और नहीं तो क्या, कोई भी हो यही करेगा। इतनी बड़ी बात छुपा के, एक तो शादी हुई, ऊपर से दिनेश में तो कोई कमी है नहीं, फिर वो ये सब क्यों झेले? अम्मा ने दिनेश का फैसला सही बताते हुए कहा। दिनेश का परिवार और ये परिवार बस कहने को पड़ोसी थे। बचपन से आज तक क्या किसके यहाँ पका कोई नहीं जानता। सारे व्यंजन मिलाकर दोनों घरों की थाली लगती थी। इस घर के दोनों लड़के और उधर से दिनेश, ये तिकड़ी मशहूर थी। तीनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़े और साथ ही पीटे भी। दिनेश की उम्र 20 साल रही होगी कि उसकी माँ चल बसी। तब से उसका खाना पीना, जुकाम बुखार सब कुछ इसी घर में संभलता रहा। अक्सर लोगों को भ्रम हो जाता था कि तीनों भाई हैं। आपका छोटा लड़का बहुत सीधा है, बड़ा और मंझला तो महाबदमाश है। अम्मा तक शिकायत आती तो वो मग्न हो जाती। मंझला हमारा नहीं, बगल वालों का दिनेश है। वैसे वो भी हमारा ही है। सभी बच्चों में ममता बराबर बटी थी। तभी तो आज दुख भी सबको भिगो रहा था। शाम को भैया दुकान से लौटे तो आकाश को लेकर छत पर चले गए थे। दाएं बाएं देखते हुए दीवार के अंदर छुपा के रखी एक बोतल निकाल ली थी। आकाश से भी पूछा, उसने मना कर दिया। भैया एक घूंट गटकते हुए बोले, दिनेश से हमारी बात हुई थी अभी। दोस्त के यहाँ है आराम से, किसी से कहना नहीं। तब फिर ये नाटक किस लिए? आकाश ने पूछा। अरे, एक लूली लड़की लाकर पटक गए सब। ठीक किया जो भाग गया। अब हालत खराब है सबकी, दिनेश के पिताजी की भी, लड़की के बाप के भी। वो शब्द लूली लड़की सुनकर आकाश को लगा जैसे एक फांस आकर गले में चुभने लगी हो। इतनी गंदी तरह से किसी को कैसे परिभाषित किया जा सकता है इतनी आसानी से? ऊपर से भैया जिस आनंद से एक एक घूंट भरते हुए इस घटना के बारे में बता रहे थे, आकाश को लगा जैसे किसी नाटक का एक एक भाग दिखाया जा रहा था। पहले भाग में दुख था, इस भाग में तसल्ली। पहले से पता होगा ना सबको। आकाश के सामने अब भी सब कुछ स्पष्ट नहीं था, इसलिए भैया से पूछ बैठा। आकाश के सामने भैया ने शराब की एक बड़ी घूंट लेकर असली बात बताई। दिनेश के पिताजी को पता था, वही लड़की देखकर आए थे, मगर दिनेश को सिर्फ फोटो दिखाई गई। उसकी कमियों को छुपा कर रखा, पर लड़की गजब की सुंदर है और यही कारण था कि दिनेश ने हाँ कर दी। शादी में भी हाथ ढका रहा, किसी को भनक ही नहीं लगी। अब यहाँ आकर असलियत खुली। आकाश ने दीवार पर टिक कर बैठते हुए पूछा, दिनेश के घर से जाने का क्या मकसद है? क्या होगा इससे? भैया ने कुर्सी के हत्थे पर हाथ मारते हुए कहा। अब आया सही सवाल। देखो, दिनेश ने माहौल बना दिया है घर से भागकर। अब चाहे जो मांग ले, लड़की का बाप देने को तैयार हो जाएगा। वैसे ठीक भी है, बुरा तो हुआ है बेचारे के साथ,
भैया ने सूत्रधार का रोल अदा करते हुए एक पैग और बना लिया था। आकाश ने उनकी बात काटी। मुझे तो सही नहीं लग रहा। ये कोई बात ही नहीं है शादी तोड़ने की या फिर मांग उठाने की। मान लो शादी के कुछ साल बाद ये होता तो, और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है कभी भी। और दिनेश खुद परफेक्ट है क्या जो डिमांड करेगा इस बात के लिए? आकाश के सामने दिनेश का पूरा व्यक्तित्व घूम गया था, उनका इतिहास भी और भूगोल भी। आकाश के सवाल पर भैया भड़क गए थे। दिनेश में क्या कमी है आकाश? अच्छा खासा डील डॉल लड़का है, हाथ पैर सलामत है। क्या फालतू बात उठा रहे हो? जाओ खाना खाओ। भैया के डांटने पर आकाश बगल वाले घर में झांकता हुआ सीढ़ी से उतरा। उसने सोचा कि अम्मा की बात सही थी, मातम ही पसरा हुआ था। घर का लड़का गायब था, रिश्तेदार खा पीकर मखौल उड़ाकर नई बहू को खरी खोटी सुनाकर वापस चले गए थे। जब आकाश नीचे उतरा तो आंगन में बैठे दिनेश के पिताजी की आंखें उससे टकरा गई। कब आए बेटा? हल्की कांपती आवाज में उन्होंने पूछा। आकाश ने सबसे नीचे वाली सीढ़ी फांदकर बगल वाले आंगन में पैर रख दिया। आज सुबह ही आया ताऊ जी, शादी में आ नहीं पाया। उनके पैर छूते हुए जाने कैसे आकाश के मुंह से बात निकल गई थी। काहे की शादी बेटा? जानते तो होगे तुम भी कि दिनेश घर छोड़कर चला गया। आज फोन आया था, कह रहा था कि लड़की के पिता से कार दिलवाओ, नहीं तो तलाक दे देगा। अब बताओ बेटा क्या करें हम? आकाश को लगा ताऊ जी का चेहरा किसी काले धुएं से भरा हुआ हो और आंखें किसी गड्ढे में धंसती जा रही हो हर बीतते पल के साथ। बहुत अच्छी बहू लाए हैं हम, बस वही हाथ वाली बात को लेकर हल्ला हो गया। कितनी पढ़ी लिखी है, दिनेश तो कहीं नहीं टिक सकता उसके सामने। तुम बहू से मिलोगे? आकाश के जवाब देने से पहले ही वो किसी को आवाज देकर बहू को बुलवा चुके थे। थोड़ी देर में ही छमछम पायलों की आवाज आकाश के पास आकर थम गई थी। आकाश के पास आकर थम गई थी। आओ बहू बैठो। ये आकाश है, दिनेश और ये साथ ही बड़े हुए हैं। रात दिन का साथ रहा है दोनों का। और ये शिल्पा है हमारी बहू। ताऊ जी ने परिचय की गांठ में दो अपरिचित नामों को बांध दिया था। दोनों तरफ से नमस्ते के लिए हाथ उठे। दिनेश के साथ इसकी जोड़ी एकदम बेमेल थी। कहाँ दिनेश को धूर्तता से भरा चेहरा जिसमें पान मसाला गुलगुलाने की आदत उसको और विभत्स बना जाती थी, और कहाँ इस लड़की का मासूम चेहरा जिस पर सुघड़ता और शिक्षा के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। ताऊ जी मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। उस माहौल में वहाँ और थोड़ी देर बैठना संभव ही नहीं था। अगले ही दिन सुबह फिर आमना सामना हुआ। मंदिर की घंटी जैसे आवाज ने आकाश का ध्यान भंग किया। बगल वाली छत पर खड़ी शिल्पा एक कपड़े की ओर इशारा करके कह रही थी, वो कपड़ा आपकी छत पर चला गया है। आकाश ने अपनी छत पर आया वो कपड़ा देखा। ये आपका है? हाँ, इसमें तो मिट्टी लग गई है। आकाश ने वो कपड़ा शिल्पा को थमाते हुए कहा। उसने तुरंत कहा, हाँ फिर से धोना पड़ेगा। फिर बाकी कपड़े को तार पर कपड़े फैलाती शिल्पा के हाथों पर आकाश ने गौर किया। शिल्पा का बायां हाथ पूरी तरह ऊपर नहीं उठ पाता था। आकाश उसके चेहरे पर फैली शांति देखकर हतप्रभ था। कौन कहेगा मन के अंदर ये तूफान समेटे बैठी हुई थी। कितने ही सवाल आकाश के जुबान तक आकर लौटते रहे। कैसे बात शुरू करता? फिर शिल्पा ने ही सवाल पूछकर ये समस्या हल कर दी थी। पिताजी बता रहे थे आपकी जॉब के बारे में। इतना कठिन एग्जाम्स, बैंक पीओ का आपने क्वालिफाई कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आकाश ने थैंक्स कहने के साथ ही पूछ भी लिया, आपने क्या किया हुआ है? मतलब क्वालिफिकेशन? हिंदी में एमए हूँ। आगे रिसर्च के लिए सोचा था, लेकिन घर में कोई माना नहीं, बस शादी की रट लगा दी गई। आकाश ने देखा कि शादी के नाम से उसका चेहरा ऐसे कुम्हला गया जैसे कोई गुलाब का फूल तोड़कर तपती धूप में रख दिया गया हो। हिंदी लिटरेचर में मेरा भी इंटरेस्ट है, काफ़ी पढ़ता हूँ। अच्छा, आपके पास किताबें हों तो दीजिएगा,
यहाँ दिन भर खाली क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। शिल्पा के जीवन का अकेलापन उसके चेहरे पर आकर पसर गया था। खाली बाल्टी उठाकर वो तुरंत सीढ़ियों की ओर बढ़ गई थी। आकाश सीढ़ियां उतरते उस धैर्य की मूर्ति को देखता रह गया था। दिमाग में इतने बवाल लिए ये लड़की रहती कैसे होगी। अगली सुबह ठीक उसी वक्त किताबों का पुलिंदा लिए आकाश छत पर जा पहुंचा था, या शायद थोड़ा जल्दी आ गया था। शिल्पा अभी तक आई नहीं थी। ये रही आपकी किताबें। थैंक्स। वो बस इतना ही बोल पाई। थैंक्स की कोई बात नहीं। आकाश ने जिस भावना के अभिभूत होकर कह दिया था, उस भावना को उस समय संवेदनशीलता ही नाम दे सकते थे। हालांकि आने वाले समय में इस भावना का नाम मित्रता हो गया था। 15-20 दिनों में ही वो छत साक्षी हो चुकी थी उस मित्रता की, जहां वो बातें की जाने लगी थी जो और कहीं नहीं की जा सकती थी। आकाश अपने लिए लाए रिश्तों के बारे में बताता और शिल्पा थोड़ा बहुत ही सही लेकिन अपनी उलझनों का जिक्र भी छेड़ती। कभी ताऊ जी की बीमारी से संबंधित सलाह लेती, कभी बीते कड़वे संस्मरण साझा करती। आपका नाम बहुत अच्छा है शिल्पा, किसने रखा? आकाश के पूछते ही उसकी आंखों में पानी तैर गया था। पता नहीं किसने रखा, लेकिन सही नहीं किया। स्कूल कॉलेज सब जगह शिल्पा और मेरी अपंगता की तुकबंदी मिलाई गई। चुटकुले बने शिल्पा लुल्ही। आंखों में भरे आंसू बात पूरी करते हुए छलक गए थे। आकाश ने बात संभाल ली थी। शिल्पा यानी हर सिंगार, जितना अच्छा सूरत उतनी ही अच्छी सीरत। शिल्पा के बहते आंसुओं पर जैसे किसी ने बांध बना दिया था उस दिन। आंसू रुके और मुस्कान की ऊर्जा बिखर गई। उस दिन के बाद तो जैसे सच में हर सिंगार थोड़ा और समृद्ध हो उठा था। आंगन वाला भी, छत वाला भी, और धीरे धीरे इतना समृद्ध हुआ कि उसकी खुशबू से आकाश अछूता ना रह सका। आकाश छत पर जाने के बहाने ढूंढता, कभी मैसेज करके, किसी काम के बहाने से उसको छत पर आने को कहता। हिंदी साहित्य की बातें होती, कविताएं सुनाई जाती, साहित्यिक बहस भी होती। आकाश उससे मिलकर आता तो उसको लगता आंगन में लगा हर श्रृंगार फूलों से अचानक लद गया हो। एक दिन शिल्पा ने भरी आवाज में पूछ लिया था, आप बताइए मुझे, क्या अपंगता केवल शारीरिक होती है? दिनेश भी तो अपंग है। किसी की शैक्षणिक अपंगता कब गिनी जाएगी? केवल यही नहीं, किसी लड़की के घर वालों को ब्लैकमेल करके कार मांगना, ये सोच ये सामाजिक अपंगता नहीं है। मैंने मना कर दिया था कि केवल 8वीं पास लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरी इस शारीरिक कमी को बार बार जताकर रिश्ता तय कर दिया गया था। बोलते हुए वो फफक फफक कर रोने लगी थी। शिल्पा की कही एक एक बात सच थी, लेकिन इस सच को कौन मानने को तैयार होता? शिल्पा के बारे में सोचते हुए आकाश बहुत दूर तक सोचता चला गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज उसके बारे में सोच रहा था। कुछ दिनों से उसने महसूस किया था कि जब तक छत पर ना जाए लगता ही नहीं था कि एक दिन भी हुआ है या नहीं। और अम्मा से या ताऊ जी से कुछ कहना इतना आसान नहीं था। भैया से ही शिल्पा के बारे में बात की जा सकती थी। रात में भैया छत पर होते थे। इसी उम्मीद में आकाश छत पर पहुंचा। भैया वहां थे ही नहीं, लेकिन मेज पर रखी बोतल और ग्लास में बची शराब उनकी थोड़ी देर पहले की उपस्थिति दर्ज करा रही थी। आकाश निराश होकर नीचे लौट आया। रात गहरा रही थी। बात सुबह तक टाल दी, लेकिन सुबह तो कुछ और ही बवाल लिए खड़ी थी। जबान संभाल कर बात करिए ताऊ जी, मेरा मुंह मत खुलवाइए। भैया की गरजती आवाज सुनकर ही आकाश की आंख खुली थी। बाहर आकर देखा, इधर भैया, भाभी, माँ, उधर दूसरी तरफ ताऊ जी और एक खंबे की ओट में खड़ी शिल्पा। क्या हुआ भैया? आकाश ने भैया के पास जाकर पूछा। उनकी आंखें आग उगल रही थी। होना क्या है? खुद का पति छोड़कर चला गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि रात में इसकी छत पर मैं गया था। अरे अच्छी खासी बीवी है, इसके पास क्यों जाएंगे? उसके बाद आकाश उनको खींचता हुआ अंदर लाने लगा था। भैया चिल्लाते जा रहे थे,
कल रात 12 बजे तो घर लौटा हूँ, कह रही है 10 बजे इसकी छत पर गया मैं। भैया को पकड़े हुए आकाश के हाथ एकदम से ढीले पड़ गए थे। अगर भैया ने ये सफाई ना दी होती तो शायद वो भैया को ही सही मानता, लेकिन कल रात वो खुद बोतल देखकर आया था, ठीक उसी जगह जहां भैया बैठकर पीते थे। आकाश के मन में गुना भाग भी चालू था। भैया घर आने की बात झूठ क्यों बोल रहे थे? कुछ तो था जो मुट्ठी में छुपा था। भैया ये सब क्या बोले जा रहा है? आकाश ने अंदर आकर पूछ लिया था। भाभी ने चेहरा घुमाकर बात टाल दी थी। अम्मा भड़क उठी थी। ये तुम अपने बड़े भाई से पूछ रहे हो, शर्म नहीं आती? भैया ने अम्मा की ओर देखा, फिर आकाश की ओर, फिर आंखें मटकाते हुए बोले, इसको किस बात की शर्म आएगी अम्मा? इनका नैन मटक्का चल रहा है, पूरा मोहल्ला देखता है, छत पर खड़े होकर रोज बतियाते हैं। अम्मा इसके आगे सुन ही नहीं पाई थी। बेड का कोना पकड़कर लड़खड़ा गई थी। आकाश ने आगे बढ़कर संभाला ना होता तो गिर ही गई होती। हमारी कसम खाकर बताओ आकाश, क्या ये सब सच है? अम्मा ने आकाश का हाथ लेकर अपने सिर पर रख दिया था। आकाश ने झटके से अपना हाथ खींचा। पहले भैया का हाथ अपने सिर पर रखवा कर पूछिए कि कल रात वहाँ गए थे कि नहीं। भैया को तो जैसे बिजली का नंगा तार छू गया था। पहले बताओ तुम किस लिए जाते हो? भैया तमीज से बात करिए, मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरी तरह नहीं हो। किस लिए बात करते हो फिर? शादी करोगे क्या? जाओ कर लो। हाथ देखे हैं ना उसके? किसी दानव की तरह अट्टहास करते हुए भैया कमरे से बाहर निकल गए थे। आकाश घर में रुक ही नहीं पा रहा था। बाहर आते ही उसने सबसे पहले फोन ही करना ठीक समझा था। हेलो शिल्पा, सुनो, कुछ बात करनी है। किस लिए फोन किया है? सवाल पूछते हुए उसकी आवाज भर्रा गई थी। थोड़ी देर बाद वो सबकने लगी थी। आकाश ने इससे ज्यादा बेबस कभी महसूस ही नहीं किया था। शिल्पा, मेरी बात सुनो, मुझे पता है सच क्या है। हेलो, सुन रही हो ना? एक बात बताओ। पूछिए। उधर से हल्की सी आवाज आई। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? अपनी घर क्यों नहीं चली जाती? किस घर की बात कर रहे हैं आप? मायके की? वो मेरा घर होता तो मुझे ले नहीं जाया जाता अब तक। भाई साफ साफ पहले ही कह चुका है कि बोझ हूं मैं सब पर। शिल्पा की आवाज फिर भर आई थी। आकाश ने एक लंबी सांस लेकर पूछा, तुम क्या सोचती हो खुद को? कल सब आ रहे हैं, पापा और दिनेश भी। कल पता चल जाएगा कि क्या करना है। तुमने ठीक से सुना ही नहीं। मैंने यह नहीं पूछा था कि तुमने आगे के लिए क्या सोचा है। मैं यह पूछ रहा था कि तुम अपने को क्या सोचती हो। तुम भी बोझ मानती हो खुद को? थोड़ी देर उधर शांति रही, फिर जवाब आया, सच बताऊं? हाँ, बिल्कुल सच। बचपन से अब तक अपने अधूरेपन को लेकर इतना कुछ सुना कि मन में कुंठा तो बैठ ही गई थी। फिर शादी के बाद ये कुंठा और बढ़ी। लेकिन शिल्पा कुछ बोलते बोलते रुक गई थी। आकाश ने बात पूरी करने के लिए कहा, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आपने मेरे अंदर की कुंठा को काफी हद तक कम किया है, या कह लीजिए खत्म ही कर दिया है। आकाश को लगा जैसे शिल्पा सामने होती तो ये बात सुनते हुए उसको देख भी लेता। चेहरा पर कौन सा रंग आया होगा इस वक्त? दोस्ती का या फिर कुछ और कुछ कहना चाहती हो? आकाश कुछ और भी सुनना चाहता था। शिल्पा ने कहा भी, शायद मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बस मेरे ऊपर लगा ये दाग हटा दीजिए कि मैं झूठ बोल रही थी। सबके सामने कह पाएंगे कि आप जानते हैं अपने भाई की असलियत। आप मेरा साथ देंगे? तुमसे कुछ पूछना था, बताओगी? आकाश ने जवाब देने के बजाय एक और सवाल पूछ लिया था। पूछिए। बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। मैं तो तुम्हारा साथ दूंगा ही। तुम मेरे साथ आगे तक चलोगी? शिल्पा थोड़ी देर चुप रही थी, फिर आकाश ने ही फोन काट दिया था। उसको खुद नहीं पता था कि कल क्या होने वाला था।
अगली सुबह सब इस तरह बारूद से भरे बैठे थे कि एक तिल्ली छुआते ही सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ताऊ जी, भैया, दिनेश, अम्मा, भाभी, आकाश, शिल्पा के पिताजी और हर बार की तरह ओट में खड़ी हुई शिल्पा। बारूद के ढेर पर पहली तिल्ली दिनेश ने छुआई। शिल्पा के पिता की ओर देखते हुए बोला, ये सब आपका किया धरा है। आपको पता था ना कि लड़की ठीक नहीं है, फिर क्यों छुपाई ये बात? हमको लगा तुम्हारे पिता जानते हैं, तुमको बता देंगे। शिल्पा के पिताजी निगाहें चुराते हुए बोले। दिनेश भड़क गया था। कतई नहीं, जानबूझकर छुपाई गई बात। दोनों बड़ों की मिली भगत थी। लाकर थोप गए इसको हमारे ऊपर। बदतमीजी की सीमाएं लांघते हुए दिनेश दहाड़ा। अब बारी भैया की थी। वे दिनेश को समझाते हुए बोले, या तो तुम अपने ससुर से कहो मुआवजा भरे इस शादी का, या तो इस लड़की को भेजो मायके। खाली बैठी हम सबके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है। अब तुम बताओ दिनेश, मैं इसके पास जाऊंगा? तिरछी मुस्कान फेंकते हुए भैया ने चोर नजरों से शिल्पा को देखा। वो अभी भी चुप ही थी। दिनेश को भैया की बात से बल मिला था। सीना तान कर आगे बढ़ा। हाँ, या तो काट दे जाइए, नहीं तो अपनी लड़की ले जाइए। 2 दिन के अंदर कागज भिजवा दूंगा तलाक के। चुटकी बजाते हुए दिनेश अच्छा खासा लफंगा लग रहा था। कार का इंतजाम हो जाएगा दिनेश बाबू, आप बात को यहीं खत्म करिए। शिल्पा के पिताजी ने अचानक हाथ जोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया था। आकाश ने कोने में खड़ी शिल्पा को देखा। ठीक उसी वक्त शिल्पा ने भी उसको देखा। आंखों ही आंखों में संबल, विश्वास और भरोसे के संदेश भेजे गए। शिल्पा के पैर आगे बढ़े। किस बात के लिए कार चाहिए आपको? शिल्पा ने दिनेश की कुर्सी के पास जाते हुए पूछा। दिनेश भड़क उठा। अन्याय हुआ है मेरे साथ। आधी अधूरी लड़की हमारे गले धोखे से बांध दी गई, इसलिए चाहिए। कार मिलने से मेरा अधूरापन दूर हो जाएगा? शिल्पा ने गरज कर पूछा। फिर दिनेश की आंखों में झांकते हुए बोली, आपको शक नहीं हुआ था शादी से पहले कि कोई तो बात होगी जिसकी वजह से इतनी पढ़ी लिखी लड़की आप जैसे लड़के से ब्याही जा रही है? एक साथ कई बारूद के ढेर सुलग पड़े थे। दिनेश उठकर खड़ा हो गया था। शिल्पा के पिताजी तेज आवाज में चिल्लाए, चुप रहो शिल्पा, ये क्या बेमतलब की बात उठा रही हो? महीने भर से चुप हूँ, अब बहुत हो गया। क्या गलती थी मेरी? अपाहिज हूँ यही ना? और आपने क्या किया? एक मुझसे भी ज्यादा अपाहिज के साथ मुझे बांध दिया। वो लड़का जो शादी के बाद घर से भाग जाता है, फिर मुआवजे के रूप में कार मांगता है। शादी है या विपदा? मुआवजा किस बात का? बोलते हुए शिल्पा कांपने लगी थी, लेकिन अभी उसका बोलना पूरा नहीं हुआ था। ना शक्ल ना अक्ल। आप अपने को गौर से देखिएगा दिनेश, तब समझ में आएगा कि अन्याय किसके साथ हुआ है। दिनेश दहाड़ कर बोला, अब तो मैं इसको किसी कीमत पर भी नहीं रख सकता। ले जाइए तुरंत। तुम कौन होते हो मुझे रखने या ना रखने वाले? मैं खुद नहीं रहूंगी यहाँ। शिल्पा ने दिनेश को फैसला सुनाते हुए अपने पिता की ओर भी देखा। आप भी मत घबराना, वहाँ भी नहीं जाऊंगी। पढ़ी लिखी हूँ, खुद को संभाल सकती हूँ। दिनेश को तब भी चैन नहीं मिला था। कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए शिल्पा के पिताजी से बोला, और अपनी लड़की से कहिए भैया से माफ़ी मांगे, इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया है इन पर। शिल्पा ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा, इल्ज़ाम नहीं, सच है ये सब। कल रात मैं किसी काम से छत पर आई तो ये अपनी छत पर बैठे हुए पी रहे थे। मुझे देखते ही इस छत पर कूद पड़े और बोले कि दिनेश नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ। रुकते हिचकते शिल्पा के मुंह से बात निकली। पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि आंखें भरने लगी थी। इसके आगे कुछ बोला ही नहीं गया। कितनी झूठी है ये, मैं तो तब घर पर था भी नहीं। मुंह तोड़ दूंगा मैं इसका। भैया हाथ उठाकर शिल्पा की ओर बढ़े ही थे कि आकाश ने रास्ता रोक लिया। फिर भैया की आंखों में झांकते हुए बोला,
शिल्पा पूरी बात सच कह रही है। आप कल रात भी पी रहे थे, उसकी छत पर भी गए थे। भूल गए क्या? कल मुझसे बोले तो थे कि गए थे। शिल्पा के लिए उठा हाथ आकाश पर पड़ चुका था। अम्मा सुन रह गई थी। एक गैर लड़की के लिए दोनों भाई लड़ पड़ोगे क्या? अम्मा ने दोनों से सवाल किया। चोट खाए सांप की तरह भैया फुफकार रहे थे। अम्मा, ये लड़की गैर नहीं है। रोज छत पर तोता मैना बने रहते हैं दोनों। इनका करैक्टर कौन बताएगा कैसा है? भैया के कहते ही सबकी निगाहों का केंद्र बिंदु वो दोनों हो गए थे। शिल्पा ने आकाश की ओर देखा था। आकाश ने अम्मा की ओर, फिर ताऊ जी की ओर और फिर शिल्पा के पिताजी की ओर देखते हुए कह दिया था, मैं शिल्पा से शादी करना चाहता हूँ। इतनी देर से सुलगते हुए बारूद के ढेरों में एक साथ विस्फोट हो गया था। अम्मा की दहाड़ सुनाई दी। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा? क्या बक रहे हो आकाश? ऐसे लोगों की शादी ऐसे लोगों से ही होती है। तुम काहे खुद को झोंक रहे हो? आकाश ने आगे बढ़ते हुए अम्मा से पूछा। ऐसे लोग मतलब कैसे लोग? अम्मा ने पल्लू संभालते हुए पूरी अकड़ से कहा, विकलांग लोग। आकाश ने अम्मा के पास जाकर दृढ़ आवाज में पूछा, फिर भैया और भाभी का शादी कैसे होने दी आपने? अम्मा ने बगल में खड़े आकाश को सिर उठाकर देखा। आकाश ने अपनी बात का मतलब समझाया। अपंगता केवल वही नहीं होती जो दिखती है। चरित्र की अपंगता नहीं गिनेंगी आप? शादी से पहले कितनी लड़कियों से संबंध रहे भैया के और किस हद तक रहे आपको नहीं पता क्या? चारित्रिक अपंगता होते हुए भी भाभी से कैसे जोड़ दिया आपने उनको? कल रात भी इसी अपंगता के चलते वो बगल वाली छत पर कूद पड़े थे। चुप हो जाओ आकाश, भैया चीख कर बोले थे। आकाश ने भाभी की ओर देखा। क्रोध और अपमान से चेहरा लाल था उनका। जीवन साथी की ये अपंगता इतने सालों बाद सामने आई थी। भाभी पैर पटकती हुई तुरंत वहां से चली गई थी। उनके पीछे पीछे समझाते हुए भैया भी दौड़ पड़े, दिनेश भी, और सबके पीछे पीछे अम्मा भी। सच खुलते ही सभा विसर्जित होने लगी थी। सिर्फ दोनों बुजुर्ग ही बचे थे। ताऊ जी और शिल्पा के पिता को देखते हुए आकाश ने पूछा, किस हिसाब से आपने ये शादी तय की थी? किस बात को छुपाया? ये बात सामने आती नहीं क्या? हर तरह से बेमेल जोड़ी है ये। आप लोगों ने बनने कैसे दी? ताऊ जी की आंखें झुक गई थी। आकाश ने हाथ जोड़कर शिल्पा के पिताजी से कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन केवल शारीरिक कमी को इतना बड़ा हौवा बना दिया आपने कि अपनी बेटी का क्या नुकसान कर रहे हैं ये भी नहीं दिखा आपको। आकाश की जुड़े हाथों को उन्होंने कसकर थाम लिया था। उनकी आंखों से गिरते आंसू उन चारों हथेलियों को भिगोते जा रहे थे। ताऊ जी ने भी आकाश का सिर थपथपाकर आशीर्वाद दे दिया था। आकाश ने मुड़कर देखा। शिल्पा उसी तरह ओट में खड़ी थी। नजरें एक बार फिर मिली। आकाश की नजरें पूछ रही थी, हर श्रृंगार कितना खिला इस बार? शिल्पा की नजरें बता रही थी, इतना खिला कि पूरा आंगन भर गया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।